हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। विषय 5, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यानी किस तरह से यूरोप के अंदर जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो बदलती हैं और धीरे धीरे लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। तो नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। और नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्ता भी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देश में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें भी उपलब्ध होने लगी। तो यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन की प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूँकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर ही विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। मतलब पहले लोग ये मानते थे कि यूरोप ही विश्व का केंद्र है और जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनमें काफ़ी विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोगों का नज़रिया है वो वैज्ञानिक होने लगा। इस तरह से लोगों की सोच भी बदलने लगी और आधुनिकता लोगों में आने लगी। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों और वस्तुओं से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित हुई हैं। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, यहाँ पे हम जो पुनर्जागरण है इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेनेसा, जिसका शाब्दिक अर्थ तो पुनर्जन्म है, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रयोग किया है वो पुनर्जागरण के रूप में। पुनर्जागरण मीन्स पहले लोगों के विचार एक काल में जाकर के सो गए थे, फिर लोगों को पुनः बौद्धिक जागृति आती है, तो इस काल को लोगों ने पुनर्जागरण का काल कहा है, तो इसे रेनेसा कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहॉर्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके के विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य यह है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्य से असंतुष्ट थे। उसके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना कि राजनीति से। तो 1860 में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1860 में इसकी रचना की इन्होंने, बर्कहार्ट ने। पुस्तक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। यहाँ पे अब लोगों का जो दृष्टिकोण है वो एक राजा या राजनीति के केंद्र से हटकर मानवतावाद की ओर जा रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विस्तार पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने लगे और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। तो ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण होता था। यानी जो केवल चर्च के नियमों पर चलता था, जो खुद की बुद्धि बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाता था, कोई नवाचार, कोई नवीकरण करने में बिल्कुल भी असहाय था, केवल और केवल चर्च के नियंत्रण में था, वो था मध्यकालीन मानव। और जो अब मानवतावाद की ओर बढ़ रहा था, कलाएं जो है, साहित्य है, इनकी तरफ बढ़ रहा था, वो एक आधुनिक मानव बनता जा रहा था। तो इटली के नगरों का पुनरुत्थान किस प्रकार होता है ये देखेंगे हम।
पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का जो पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, वो समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण भी हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था, यानी जो पूर्वी यूरोप है एशिया की तरफ, वो पूरा बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर बदल रहा था। यानी जो बाइजेंटाइन साम्राज्य का राजा कॉन्स्टेंटाइन है, वो उसके वंशज जो है वो अपना फैलाव उधर कर रहे थे। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। यानी और पश्चिम में जाए तो वहाँ पे तुर्क, इस्लाम, ये सब लोग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, जो ईरानी लोग हैं ये सब। तो इटली एक कमज़ोर देश हो गया था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इटालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में भी सहायता दी। यानी यही परिवर्तन है जो इटली का पुनरुत्थान भी करते हैं। कैसे करते हैं? बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। यानी जैसे ही व्यापार शुरू हुआ, बढ़ने लगा, बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग, जो हमने पढ़ा था मंगोलों के चैप्टर में, तो उस रेशम मार्ग से जब व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला और इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंग के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर भी थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नगर की जो नागरिकता की भावना है वो लोगों में पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि जहाँ पे धनी व्यापारी होते हैं और जब वो लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं और जब राजनीति एक केंद्र से हटकर जनता के बीच में आती है, तब उस नगर का विकास होना संभव होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इटली के राज्य। ये देखिए इटली किस तरह से बटा हुआ था। इटली के राज्य बहुत सारे जो है टुकड़ों में बटा हुआ था। ये सबसे दक्षिण में सिसिली, ये भी इटली का पार्ट है। सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सब इटली के पार्ट है। रोम, ये पूरे इटली के अलग अलग राज्य हैं। यहाँ पे देखिए पादुआ, वेनिस, मंतुआ, बोलिनिया, फ्लोरेंस, जेनेवा, ये सब। और ऊपर की तरफ हमें स्विस संघ दिखाई देता है। तो इटली पूरी तरह से बिखरा हुआ था और इटली का एकीकरण भी हम आगे देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद इटली, जर्मनी, इन सब का एकीकरण होता है, फिर जाके ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ बनते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नगर राज्य। कार्डिनल गैस्पारो कॉन्तारिनी, इन्होंने अपने ग्रंथ में द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 के अंदर रचना करते हैं। उसमें अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में ये लिखते हैं कि हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल यानी कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको एक ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्या मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार मानना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक, जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न मानकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की।
तो गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हो या फिर वे लोग हो जो विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो जी बोलिनी है उनका द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस यानी पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति का चित्र है, जो कि 1370 की एक घटना की याद में 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। यानी ये चित्र तो पुराने समय की घटना को दर्शाता है, लेकिन जो चित्र के अंदर नगर है वो आधुनिक रूप से बनाया गया है। ये देखिए, ये आधुनिक रूप से वेनिस नगर को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर देखते हैं हम 14वीं और 15वीं शताब्दियाँ, क्योंकि जो पुनर्जागरण का काल है, आधुनिकता का काल है, वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में ही होता है। तो 1300 के अंदर इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाए जाने लगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। पुनर्जागरण का पिता भी पेट्रार्क को कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 1349 फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको बार बार रिवाइज करना है। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन होता है, जो हमने देखा कैंटरबरी नगर की वो कहानियाँ। 1436 में ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया, यानी ये एक कलाकार था, इसने ड्यूमा का रूप तैयार किया था। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित कर दिया और वहाँ पे जो है वहाँ से जितने भी विद्वान हैं वो सारे इटली और रोम की तरफ चले जाते हैं, तो इससे भी रोमन साम्राज्य का सांस्कृतिक विकास होता है। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया, यानी जो पहली टाइप की हुई बाइबल है वो जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1454 के अंदर प्रकाशित किया। इसे हम प्रिंटेड बुक कह सकते हैं बाइबल को, प्रथम जो मुद्रित बुक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन करके अक्षांशों की गणना की थी। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुँचे और 1498 में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन जो वास्को डी गामा है वो समुद्री मार्ग से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के दक्षिणी तट पे पहुँचता है। फिर 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफ़र अंतिम भोज का चित्र बनाया, जो काफ़ी फेमस रहा। और 1512 में माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर काफ़ी फेमस चित्र बनाए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं विश्वविद्यालय किस तरह से मानवतावाद को बढ़ावा देता है। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में ही विकसित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधित थे, इसलिए वकीलों और नोटरी, ये सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे। तो इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इसके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था, और यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क, जो 1304 से 78 तक इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए इनको पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं। इसी नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। यहाँ पे मानवतावाद जो है वो पढ़ना शुरू हो जाता है। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटस, जिसे ह्यूमैनिटीज़ शब्द से बना है, जिसको आजकल हम ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो पहले मानवतावाद नामक शब्द से पढ़ाया जाता था। इसने कई शताब्दियों के पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, उसने संस्कृति के अर्थ में लिया। यानी जो मानवतावाद शब्द है,
सिसरो जो एक निबंधकार है उन्होंने इसे संस्कृति के अर्थ में लिया, लेकिन ये धार्मिक विषय नहीं था। उसमें कौशल पर बल दिया जाता था जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। तो इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था, और इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से भी बनती है। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था। इसमें से एक व्यक्ति तो था दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं था, परंतु अपनी कलम धार्मिक विषयों पर ऐसी चलाई उसने कि वो फ्लोरेंस को फेमस कर दिया उसने। और दूसरा व्यक्ति था गिएटो या फिर जोटो भी इसको कहते हैं। उन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए, यानी ऐसे चित्र बनाता था वो, इतना फेमस चित्रकार था। उसके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे, यानी अब उसने जो है जान भर दी थी चित्रों में। तो इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस और इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी बहुत सारी रुचियाँ, और अब लोग यहाँ पे बहुत सारे हुनर वाले हो गए हो, यानी अनेक हुनर में महारत प्राप्त की हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक सारी रुचियाँ रखते थे और कई सारी कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार बहुत सारा एक साथ हो सकता था। यहाँ पे हमें देखिए जियोटो द्वारा रचित एक असीसी इटली का चित्र दिखाई देता है। कितना जीवंत ये चित्र दिखाई देता है, यानी एकदम ऐसे लगता था कि ये चित्र अभी बोल पड़ेंगे। फ्लोरेंस में 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र है। ये फ्लोरेंस नगर का चित्र है। कितना समृद्ध ये नगर है, और केवल 2 लोगों से ये प्रसिद्ध था, तो इन 2 लोगों के नाम आपको याद रखने। फिर हम यहाँ देखते हैं कि फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवेनो पिको डेला मिरांडोला, ये मिरांडोला भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। उसमें वाद विवाद के महत्व पर लिखा कि प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे, और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, तो दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना ज़रूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी भी होती है। तो ये कहना है मिरांडोला का। तो यहाँ पे हमने ये सारी विशेषताएं पुनर्जागरण काल की देख ली हैं। अब हम इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण देखेंगे कि इतिहास में कैसे कैसे दृष्टिकोण लोगों के हुए हैं। तो ये पॉइंट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।